स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में C3 प्लांट्स और डार्क रिएक्शन के बारे में जाना था, और इस वीडियो में अपन C4 प्लांट्स के बारे में जानेंगे, जहाँ पे अपन देखेंगे कि C4 प्लांट्स कैसे C3 प्लांट से डिफरेंट होते हैं और इन दोनों में क्या क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं जो C4 प्लांट्स को C3 प्लांट से अलग करता है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। तो चलिए अपन अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो C4 प्लांट्स की बात आती है तो C4 प्लांट्स को अपन C4 प्लांट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट होता है प्राइमरी, वो क्या होता है, 4 कार्बन प्रोडक्ट होता है, जिसको अपन ऑक्सलो एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। ठीक है, लेकिन इन्हीं प्लांट्स की अगर कुछ खास बात अपन करें तो यहाँ पे जो मेन बायोसिंथेटिक जो फेज़ होती है, बायो सिंथेटिक जो साइकिल होती है, वो पाथवे जो होता है, ठीक है, वो होता है C3 पाथवे। याद रखना ज़रूरी है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है कि जो C4 प्लांट होता है, C4 पाथवे वाले जो प्लांट होते हैं, उनमें जो मेन बायोसिंथेटिक जो पाथवे होता है वो C3 पाथवे ही होता है, जिसको अपन कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने जान लिया। अब अपन C4 प्लांट्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं कि C4 प्लांट्स इतना स्पेसिफिक क्यों हैं। तो अगर अपन C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो वो जो प्लांट होते हैं वो एडॉप्टेड होते हैं टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। C4 प्लांट्स ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में ही ज़्यादा पाए जाते हैं और वो इसी के अकॉर्डिंग एडॉप्टेड होते हैं। C4 प्लांट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एट हाई लाइट इंटेंसिटी। जब भी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो C4 प्लांट्स उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। C4 प्लांट्स टॉलरेट करते हैं हाई टेम्परेचर को C4 प्लांट्स इजीली टॉलरेट कर पाते हैं। और यहीं पे बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि मेन पॉइंट है, जो C4 प्लांट को C3 प्लांट से अलग करता है, वो है जो C4 प्लांट होते हैं वो करते हैं लैक फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अपन वेस्टफुल प्रोसेस बोल सकते हैं। वेस्टफुल मतलब ये है कि ये बिना फालतू में प्लांट में होता है, ये इसका कोई काम है नहीं। ठीक है, और ये होता भी है तो प्लांट को नुकसान ही देता है, कोई फ़ायदेमंद काम नहीं करता फोटो रेस्पिरेशन। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें ये फालतू का काम नहीं होता, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता, काम का काम होता है, कोई वेस्टफुल वर्क नहीं होता। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो C4 प्लांट को C3 प्लांट से अलग करता है। फिर अपन बात करते हैं C4 प्लांट्स में ही एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्पेशल एनाटॉमी होती है। स्पेशल एनाटॉमी को अपन क्रेंज एनाटॉमी भी बोलते हैं। जब अपन C4 पाथवे के बारे में अब जब डिस्कस करेंगे तो क्रेंज एनाटॉमी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। और क्रेंज एनाटॉमी में ही जो सेल्स होती है उसके कारण इसका नाम क्रेंज एनाटॉमी रखा गया है। तो चलिए अब अपन थोड़े और आगे पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए अब अपन क्रेंज एनाटॉमी के बारे में जान लेते हैं, जिसके बाद अपना C4 पाथवे आता है। तो क्रेंज एनाटॉमी का जो क्रेंज का मतलब होता है, क्रेंज उसका मतलब होता है व्रेथ। और ये जो व्रेथ वर्ड है, ये जो नाम रखा गया है ये ड्यू टू रखा गया है, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अब ये किस सेल्स की अरेंजमेंट की बात हो रही है? तो जो क्रेंज एनाटॉमी होती है वहाँ पे क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल, उसके
BUN, हाँ, जो वेस्कुलर बंडल होता है उसके अराउंड में कुछ स्पेशल सेल्स अरेंज हो जाती है, जिन सेल्स को अपन बोलते हैं बंडल शीट सेल्स। ठीक है, ये जो बंडल शीट सेल्स होती है, यहीं पे C3, मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यहीं पे C3 पाथवे परफॉर्म होता है। यहीं पे C3 पाथवे परफॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अपन ने C3 में जाना था, वहाँ पे मेसोफिल सेल्स में C3 पाथवे परफॉर्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बंडल शीट सेल्स में C3 पाथवे प्रेजेंट होता है। अब अपन कुछ बंडल शीट सेल की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है जो जाननी ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे ये जो सेल्स होती है ये सेवरल लेयर्स में प्रेजेंट हो सकती है, सेवरल लेयर्स में प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, और बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहीं पे C3 पाथवे परफॉर्म होता है, इसलिए यहीं पे क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा होते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। वो थिक इसलिए होती है क्योंकि ये जो सेल वॉल होती है ये इम्परवियस होती है, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का मतलब ये है कि जो बंडल शीट सेल्स होती है वहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसीलिए वहाँ पे जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो हाई होती है। अब ये CO2 की कंसंट्रेशन हाई से क्या मतलब है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी जाना था, जो C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट में एक एंजाइम यूज़ किया जाता है जिसका नाम है रूबिस्को। ठीक है, ये जो रूबिस्को होता है ये CO2 के लिए भी सेंसिटिव होता है और ऑक्सीजन के लिए भी सेंसिटिव होता है। जब CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये CO2 के लिए वर्क करता है, और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये ऑक्सीजन की तरफ वर्क करता है। और जैसे कि मैंने कहा था, फोटो रेस्पिरेशन की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। लेकिन ये जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट में जो सेल वॉल होती है बंडल शीट सेल्स की, वो गैसियस एक्सचेंज को मना कर देती है कि वहाँ पे कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। इसीलिए बंडल शीट सेल्स में CO2 की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। और वो कैसे होती है वो भी अपन जानेंगे कि C4 पाथवे क्यों इतना स्पेशल है, क्योंकि वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जो रूबिस्को होता है वो सिर्फ कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह ही वर्क करता है, ऑक्सीजनेज की जो उसकी एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती है। तो ये एक इसका स्पेशल फीचर है C4 प्लांट्स का। तो चलिए अब अपन C4 पाथवे के बारे में अच्छे से जान लेते हैं विद द डायग्राम जो अपन को NCERT में दे रखा है। तो प्लीज़ अब इसको कंसंट्रेट होके समझिएगा। तो C4 प्लांट्स को अपन एक डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं, जो डायग्राम जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन एक सेल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सेल है ये दूसरी सेल से कनेक्टेड है, और अपन को पता है सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से। ठीक है, अब ये जो सेल्स है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये जो सेल है ये मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल, और ये जो सेल है ये बंडल शीट सेल है, बंडल शीट सेल। ठीक है, ये दोनों सेल्स कनेक्टेड है, और अपन जानते हैं बंडल शीट सेल में ही C3 पाथवे होता है। तो यहाँ पे मेसोफिल सेल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनकी मेसोफिल सेल्स में जो रूबिस्को एंजाइम है अपना वो एब्सेंट होता है। यहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट ही नहीं होता, जबकि अपन बंडल शीट सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम्स में दिया जा सकता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे ये मेसोफिल सेल है और यहाँ पे ये बंडल शीट सेल है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ATM जिसको मैं लिख रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक CO2 सेल्स में एंटर करती है। ठीक है, सेल में एंटर करती है तो वो
कार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजनेज से एंजाइम की मदद से HCO3 में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में मैं डायग्राम दिया गया है वो उसको ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है और अपन जानते हैं C4 जो प्लांट्स होता है उसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो PEP होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये PEP से रिएक्ट करता है और PEP से रिएक्ट करके क्या बनाता है, 4 कार्बन एसिड बनाता है। यहाँ पे C4 प्लांट्स में क्या होता है, जब 4 कार्बन एसिड बनता है तो क्या बनाता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ऑक्सलो एसिटिक एसिड से ही मेसोफिल सेल्स में ये आगे और भी C4 के एसिड बना सकता है, जैसे कि मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो ये मेसोफिल सेल्स में ही अपने आप ये दूसरे एसिड्स भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और जो भी एक्सोलो एसिडिक एसिड है 4 कार्बन के, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है और यहाँ पे ये C4 एसिड आ जाता है। अब यहाँ पे होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन से क्या होता है, यहाँ पे जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ से तो CO2 निकल जाती है, CO2, और आगे C3 एसिड रह जाता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 निकलना। अब मैं ये सेल के अंदर ही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको सेल के अंदर ही मान सकते हैं। ठीक है, अब ये जो CO2 होती है ये आगे चली जाती है C3 पाथवे में, मतलब केल्विन साइकिल में ये चला जाता है। इस केल्विन साइकिल की मदद से इस CO2 का फिक्सेशन होता है। यहाँ पे अपन केल्विन साइकिल लिख लेते हैं, केल्विन साइकिल। और फिर यहाँ से ये जो C3 एसिड होता है ये वापस मेसोफिल सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है और यहाँ पे इस C3 एसिड का वापस रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन में क्या होता है, ATP कन्वर्ट हो जाती है AMP में। तो आज तक अपन ने हमेशा देखा है ATP ADP में कन्वर्ट होती है, लेकिन यहाँ पे ATP AMP में कन्वर्ट हो रही है। AMP का मतलब है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे 3 फॉस्फोरस है और यहाँ पे 1 फॉस्फोरस है, इसलिए यहाँ पे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 फॉस्फोरस हाई बॉन्ड की एनर्जी यूज़ हो रही है। इसका मतलब अगर अपन डायरेक्ट बोले तो यहाँ पे 2 ATP यूज़ होती है फॉर द रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसकी मदद से C4 प्लांट्स में CO2 का फिक्सेशन होता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे बंडल शीट सेल्स में CO2 की कंसंट्रेशन हाई होती है। कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे जो C4 एसिड होता है वो CO2 को रिलीज़ कर देता है और यहाँ पे कोई ऑक्सीजन के आने जाने का रास्ता तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण जो अपना रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को, वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को ही शो करता है, जिसके कारण अपना CO2 फिक्सेशन होता है बाय केल्विन साइकिल और ये C3 एसिड वापस मेसोफिल सेल्स में चला जाता है, जहाँ पे इसका रीजनरेशन होकर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। तो यहाँ पे अपन ने C4 प्लांट्स में क्या जाना, C4 प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे 2 पाथवे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 पाथवे प्रेजेंट होते हैं। पहला जो बंडल शीट सेल्स में होता है अपन जानते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, और दूसरा पाथवे जो ये है, ये भी पाथवे है और ये भी सर्कुलर है, जैसा केल्विन साइकिल था ये भी सर्कुलर पाथवे है और इस पाथवे को अपन बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार C4 प्लांट की जगह हैच एंड स्लैक पाथवे पूछा जा सकता है।
तो ये जो अपन ने पूरा समझ लिया है, इसी की मदद से C4 प्लांट्स में CO2 का फिक्सेशन होता है। ठीक है। C4 पाथवे की एक और ख़ास बात ये है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो 50% एफिशिएंट होते हैं दैन द C3 पाथवे। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि अपन जानते हैं C4 प्लांट्स ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए एडॉप्टेड होते हैं, तो वहाँ पे वाटर कम मिलता है और वाटर कम मिलने के कारण वहाँ पे ये जो C4 प्लांट्स होते हैं ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं वाटर के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये है कि कम वाटर मिलने के बाद भी C4 प्लांट इजीली CO2 का फिक्सेशन कर देता है। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि C4 प्लांट्स ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं देन C3 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स C3 प्लांट से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पे अपना C4 पाथवे ख़त्म हो गया। और जो अपन ने फोटो रेस्पिरेशन जो बात की थी, जो एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है, वो भी अब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है और उसको क्यों प्लांट में नहीं होना चाहिए था। C4 में तो वैसे ही नहीं होता, लेकिन C3 में होता है और उसको क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो का अभी आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।